नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूँ स्मिता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की 4th यूनिट का लेसन 10 मानव बस्ती भाग 2। इस चैप्टर का हमने आधा भाग पिछले वीडियो में कर लिया है, जिसमें कि हमने ग्रामीण बस्तियों के बारे में डिटेल में समझा और आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि आप कभी जब गांव से शहर की तरफ जाते हैं तो आपको क्या चेंजेस दिखते हैं अपने गांव से शहर की तरफ जाने में। हमें बहुत खेत नज़र नहीं आते दूर दूर तक, चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं, चौड़े चौड़े रोड्स और बहुत सारे परिवहन के साधन। उनमें हम बसेस भी हैं, ट्रक भी हैं, कार भी बहुत सारी दिखाई देती हैं, बाइक्स दिखाई देती हैं। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि अब हम गांव से शहरी क्षेत्र में आ गए हैं, जहाँ की बहुत भीड़ भाड़ भी होती है, पॉल्यूशन भी होता है, सब कुछ चेंज होता है और जहाँ जगह जगह कई पार्क्स होते हैं, कई मनोरंजन के साधन होते हैं जो कि आपको गांव से शहरों की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। चलिए, तो आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि इस वीडियो में जो आपको शहर दिखाई दे रहा है, आपको बताना है ये कौन सा शहर है। इस शहर का नाम आपको मुझे बताना है। ठीक है, आप आंसर कमेंट्स बॉक्स में भी दे सकते हैं। आइए तो शुरुआत करते हैं नगरीय बस्तियों से। नगरीय बस्तियां यह शहरों से तात्पर्य ऐसे क्षेत्रों से है जहां के अधिकतर निवासियों का मुख्य व्यवसाय द्वितीयक एवं तृतीयक गतिविधियों से संबंधित होता है, जैसे व्यापार है, उद्योग है और सेवा क्षेत्र संबंधी कार्य आदि। ठीक है, हम जब शहरों में जाते हैं कभी भी शॉपिंग करने या मार्केटिंग करने, तो जो बहुत सारी शॉप्स एक साथ लगी होती है वहीं से हम शॉपिंग करते हैं और इसी लेन देन को हम व्यापार कहते हैं। उद्योग, शहरों में हम जाते हैं तो छोटी मोटी हमें इंडस्ट्रीज भी दिखाई देती हैं। जैसे आप कभी किसी इंडस्ट्रियल एरिया से निकलेंगे, जैसे मंडीदीप है, पीथमपुर है, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर कच्चे माल को निर्माण माल में परिवर्तित कर दिया जाता है। तीसरा कार्य होता है सेवा संबंधी कार्य। नगरीय क्षेत्रों में अधिकतर जनसंख्या सेवा संबंधी कार्यों में संलग्न रहती है, यानी कि सर्विस में हो, जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं। चलिए, अब हम देखेंगे नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। क्वेश्चन भी आ सकता है कि नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण कीजिए। तो अब हम शुरू करते हैं नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। तो पहला जो है पॉइंट हमारा है, यह है जनसंख्या का आकार। नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए अधिकतर देशों ने इसी मापदंड को अपनाया है, यानी कि जनसंख्या के आकार को ही अपनाया है। कोलंबिया में 1500 व्यक्तियों वाले क्षेत्र को नगर कहा जाता है और अर्जेंटीना एवं पुर्तगाल में 2000 व संयुक्त राज्य अमेरिका में एवं थाईलैंड में 2500 तथा भारत में 5000 व जापान में 30,000 व्यक्तियों वाले क्षेत्र को नगर कहा जाता है। ठीक है, इसको हम मैप की सहायता से भी समझ लेते हैं। ये है हमारा मैप, ये है कोलंबिया और कोलंबिया में 1500 व्यक्ति वाले क्षेत्र को नगर माना जाता है। ये रहा अर्जेंटीना और ये है पुर्तगाल। ठीक है, यहाँ पर 2000 व्यक्तियों वाले क्षेत्र को नगर की श्रेणी में रखा जाता है और इसके बाद आता है संयुक्त राज्य अमेरिका और थाईलैंड। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और थाईलैंड में 2500 व्यक्तियों वाले क्षेत्र को नगर की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि भारत में कितने होना चाहिए? 5000 व्यक्तियों वाले क्षेत्र को नगर की श्रेणी में रखते हैं। और जापान, ये रहा जापान, और जापान में 30,000 व्यक्तियों वाले क्षेत्र को नगर की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो ये है जनसंख्या के आकार पर नगरों का वर्गीकरण। चलिए, कहीं कहीं पर जनसंख्या घनत्व के आधार पर भी नगरों को मापदंडित किया जाता है। जैसे कि भारत में हम देखेंगे, यहाँ पर 400 व्यक्ति पर किलोमीटर एरिया वाले क्षेत्र को नगर माना जाता है। ये जो भारत है, यहाँ पर 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को नगर की श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर 400 व्यक्ति होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे
डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड। यहाँ पर इन तीनों स्थानों पर 250% वाले एरिया को नगर की श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि 1 किलोमीटर क्षेत्र में 250 लोग होना चाहिए, वह क्षेत्र नगर की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है व्यावसायिक संरचना। जनसंख्या के आकार के अतिरिक्त कुछ देशों में, जैसे भारत में, आर्थिक गतिविधियों को भी नगरीय बस्तियां निर्दिष्ट करने के लिए मापदंड माना गया है। आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है कई प्रकार के व्यवसाय, द्वितीयक एवं तृतीयक कार्य होते हैं, जो अभी हमने पीछे पढ़ा हुआ था। ठीक है। इटली में जिस क्षेत्र की जनसंख्या का 50% भाग गैर कृषि कार्यों में संलग्न है, उसे नगरीय क्षेत्र माना गया है। ठीक है, ये है इटली। और इटली जो है वो यूरोप में है और यूरोप के दक्षिण में एक प्रायद्वीपीय भाग में बसा हुआ है। ठीक है। और भारत में जो है यह मापदंड 75% रखा गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रशासन। कुछ देशों में किसी बस्ती को नगरीय बस्ती में वर्गीकृत करने के लिए प्रशासनिक ढांचे को मापदंड माना जाता है, जैसे भारत में नगर पालिका, छावनी बोर्ड, अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति आदि। ठीक है। हम देखते हैं जैसे जहाँ की जनसंख्या 1 या 2 लाख है, वहाँ के क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर दिया जाता है, और जिस नगर की जनसंख्या 5 या 5 लाख से अधिक है, वहाँ पर नगर निगम की स्थापना होती है। तो नगर पालिका और नगर निगम की स्थापना से हम समझ सकते हैं कि कौन सा शहर अधिक बड़ा है और उसे नगर कहा जाता है। अगला पॉइंट है स्थिति। नगरीय केंद्रों की स्थिति उनके द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर देखी जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे खनिज नगर। खनिज नगरों के लिए क्षेत्र में आर्थिक दृष्टिकोण से उपयुक्त खनिजों का पाया जाना आवश्यक है। जहाँ कहीं खनिज नगर बसा हुआ है, वहाँ पर कोई विशेष प्रकार का खनिज होता है, जिसलिए वहाँ पर पूरा नगर बस जाता है। जैसे हम असम के डिगबोई का एग्जाम्पल ले सकते हैं। वहाँ पर पेट्रोलियम के खनन के कारण पूरा डिगबोई शहर बस गया है। इसके बाद हम देखेंगे औद्योगिक नगरों के लिए स्थानीय शक्ति के साधन एवं कच्चा माल होना आवश्यक है। जहाँ कहीं औद्योगिक नगर बसा हुआ है, वहाँ पर हम देखेंगे कि आसपास ही कच्चा माल एवं शक्ति के साधन भी उपलब्ध होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लें जमशेदपुर का। जमशेदपुर जो है वो अपने आसपास के एरिया से कच्चा माल मंगाता है और शक्ति के साधन भी वहाँ पर अच्छे उपलब्ध हैं, और इसी कारण वहाँ पर जमशेदपुर नाम का पूरा नगर बस गया है। अब हम देखेंगे पर्यटन केंद्र के लिए आकर्षक दृश्य होना आवश्यक है। यहाँ पर हमने इमेज में केरल की इमेज ली है। कोई भी पर्यटन क्षेत्र है, वहाँ पर आकर्षक दृश्य होना आवश्यक है। जैसे कि केरल का बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पर समुद्र से नदियाँ आकर ऐसे मिलती हैं जहाँ पर पानी एकदम शांत होता है, और छोटे छोटे टापुओं पर गांव भी बसे हुए हैं, जो कि काफ़ी आकर्षित दिखते हैं। दूसरी तरफ हम देखें हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, जहाँ की पर्वतों के आकर्षण के कारण लोग जाते हैं, जैसे कुल्लू है, मनाली है। ठीक है। उसके बाद है समुद्र तट के लिए आवश्यक स्थितियाँ होना चाहिए। जहाँ भी समुद्र तट के आसपास नगर बसे हुए हैं, वहाँ समुद्र तटों पर आवश्यक स्थितियाँ होना चाहिए, चाहे वो बंदरगाह नगर हो या पत्थर नगर हो। यहाँ पर हमने इमेज में बीच का एग्जाम्पल लिया है। जैसे केरल है, यहाँ पर कई बीचेस की वजह से भी नगर बस गए हैं। गोवा है, पूरा समुद्र की वजह से पर्यटन के लिए वो फेमस है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नगरीय क्षेत्रों के कार्य। आजकल कई नगर जो है वो उनके कार्यों के कारण बढ़ते चले जाते हैं, है ना। जैसे मनोरंजन है, यातायात है, खनन है, निर्माण, आवासीय तथा सबसे नवीन सूचना प्रौद्योगिकी आदि के कारण नगर बसने लगे हैं। जैसे भारत का बेंगलोर सिटी है, ये पूरा सूचना प्रौद्योगिकी के कारण इतना बसा हुआ है। वहाँ पर सारे IT से रिलेटेड काम किए जाते हैं। जबकि प्राचीन नगर समय में प्रशासन, व्यापार, उद्योग, सुरक्षा एवं धार्मिक महत्व के केंद्र हुआ करते थे। अगर हम प्राचीन नगरों की साइड देखें तो कई नगर ऐसे हैं, जैसे वाराणसी है,
ठीक है, इलाहाबाद है, ये धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक बढ़ते गए हैं। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। कार्यों के आधार पर नगरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले हैं प्रशासनिक नगर, दूसरे हैं व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर, तीसरे हैं सांस्कृतिक नगर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है प्रशासनिक नगर। राष्ट्र की राजधानियां जहां पर केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं उन्हें प्रशासनिक नगर कहते हैं। जैसे नई दिल्ली, कैनबरा, बीजिंग, वॉशिंगटन डीसी। ये है दिल्ली भारत की राजधानी, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, बीजिंग जो है वो चीन की राजधानी है, ठीक है, और वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। इन राजधानियों में सभी प्रशासनिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर। कुछ नगर कृषि, बाजार, कस्बे जैसे विनिपेग, कंसास नगर बैंकिंग एवं वित्तीय कार्यों के लिए बस जाते हैं, जैसे फ्रैंकफर्ट एवं एम्स्टर्डम। कुछ नगर परिवहन के कारण बहुत अधिक बस जाते हैं, जैसे बगदाद एवं आगरा। ये सभी व्यापारिक केंद्र वाले नगर हैं, ठीक है। यहाँ पर कई प्रकार के व्यापार संपन्न किए जाते हैं, जिनके हमने अभी एग्जाम्पल लिए हैं। कुछ कृषि, बाजार, कस्बे बस जाते हैं, कुछ बैंकिंग के कारण बसते हैं, कुछ परिवहन के कारण बस जाते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं सांस्कृतिक नगर। सांस्कृतिक नगरों में कई तीर्थ स्थान सम्मिलित होते हैं, जैसे जेरूशलम, मक्का, जगन्नाथपुरी, बनारस आदि सांस्कृतिक नगर हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से इन नगरों का बहुत अधिक महत्व है। अगर हम जेरूशलम की बात करें तो इमेज में ये वाला जो इमेज है ये जेरूशलम का है। जेरूशलम जो है वो इज़राइल और फ़िलिस्तीन की राजधानी है। ये यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म तीनों की पवित्र नगरी है। दूसरा इमेज हम देखें तो ये है मक्का का। मक्का इस्लाम का पवित्रतम शहर है और यहाँ पर प्रति वर्ष लगभग 40 लाख श्रद्धालु आते हैं, यानी कि 40 लाख हज यात्री यहाँ पर प्रतिवर्ष आते हैं। तो यह शहर काफ़ी बड़ा है। इसके बाद तीसरी इमेज जो है वो है जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथपुरी की। पुरी जो है वो उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर है और यह हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। यहाँ भगवान श्री जगन्नाथ यानी कि कृष्ण भगवान की प्रतिमा है और यहाँ पर प्रतिवर्ष श्री कृष्ण भगवान, उनके भाई बालभद्र व बहन सुभद्रा की मूर्तियों की रथ यात्रा निकलती है और काफ़ी मात्रा में हिंदू यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। जगन्नाथपुरी जो है वो हिंदुओं के कृष्ण भगवान की पवित्रतम जगह है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। क्वेश्चन भी आ सकता है कि आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कीजिए, तो हमें आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण बताना है, ठीक है। सबसे पहले है अदीस अबाबा। अदीस अबाबा इथियोपिया की राजधानी है। यह है इथियोपिया और इसकी राजधानी अदीस अबाबा है और इथियोपिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका का एक देश है। अदीस अबाबा की स्थापना 1878 में हुई थी, यानी कि अदीस अबाबा की स्थापना जो है 1878 में हुई थी। यह नगर पर्वतीय घाटी की स्थलाकृति पर स्थित है तथा सड़कों का प्रारूप भी स्थानीय धरातल से प्रभावित है। ये जो नगर है ये इमेज की सहायता से हम देखेंगे, ये पर्वतों के बीच में एक घाटी पर बसा हुआ है और ये है अदीस अबाबा की आकार की। और यहाँ पर हम इसकी सड़कें भी देख सकते हैं कि कितनी योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई हैं। अदीस अबाबा एक बहुसंकाय विश्वविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अच्छे स्कूल होने की वजह से शिक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण केंद्र है, ठीक है। बोले हवाई अड्डा यहाँ का प्रसिद्ध हवाई अड्डा है। अब है कैनबेरा। कैनबेरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ये देखिए। और अमेरिकन वास्तुविद वॉल्टर वर्ली ग्रिफिन ने सन 1912 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के लिए इस नगर की योजना बनाई थी, ठीक है। आप यहाँ पर कैनबेरा की आकार की भी देख सकते हैं।
यहाँ पर लगभग 25,000 निवासियों के रहने के लिए उद्यान नगर की कल्पना की गई थी। देखिए ये इसकी आकार की कलर्ड में और जगह जगह पर हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कई सारे गार्डन्स बने हुए हैं। इसके प्रमुख 5 केंद्र थे, प्रत्येक में अलग अलग कार्य होते थे। पिछले कुछ दशकों से कई उपनगर इसके समीप बन गए हैं। यह जो नगर है पूरा काफ़ी खुले क्षेत्र में बसा हुआ है। यहाँ पर कई उद्यान एवं पार्क है जो कि हमें इमेज की सहायता से ही दिखाई दे रहे हैं। अब है नगरीय बस्तियों के प्रकार। सुविधा की दृष्टि से नगरीय बस्तियों को 5 प्रकार में बांटा गया है। पहला है नगर, दूसरा है शहर, तीसरा है सन्नगर, चौथा है मिलियन सिटी और 5वां है विश्व नगरी। चलिए अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे नगर। कुछ विशेष कार्य जैसे निर्माण, खुदरा, थोक व्यापार एवं व्यावसायिक सेवाओं में नगरों में ही विद्यमान होती हैं। ठीक है, छोटे छोटे व्यापार होते हैं, खुदरा और निर्माण संबंधी कुछ कार्य जो होते हैं वो नगरों में ही संपन्न होते हैं। इसी से हम पहचान कर सकते हैं कि यह नगर है। दूसरा पॉइंट है हमारा शहर। शहर नगरों से बड़े होते हैं। यहाँ पर प्रमुख वित्तीय संस्थान, प्रादेशिक कार्यालय एवं यातायात के केंद्र भी होते हैं। जब इनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाती है तो इन्हें मिलियन सिटी कहा जाता है। ठीक है, जो शहर है उनकी जनसंख्या जब बहुत अधिक बढ़ जाती है तो वो मिलियन सिटी में आने लगते हैं। चलिए अब हम देखेंगे सन्नगर। सन्नगर शब्दावली का प्रयोग 1915 में पैट्रिक गिडिस ने किया था। यह विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र जो कि मूलतः अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से एक विशाल नगरीय विकास क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। सन्नगर में क्या होता है, जैसे ये छोटा क्षेत्र है, जैसे हम एग्जाम्पल लें दिल्ली का, दिल्ली के आसपास ही फिर छोटेबाज, गाजियाबाद, फरीदाबाद, कई छोटे छोटे नगर बसने के कारण यह काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक है, ऐसे नगरों को सन्नगर कहा जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है ग्रेट लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो एवं टोक्यो आदि। यहाँ पर हमने इमेज में लंदन की इमेज ली है और ये है बिग बेन की घंटी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये लंदन है। इसके बाद आती है मिलियन सिटी। विश्व में मिलियन संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। सन 1800 में लंदन इस श्रेणी में आया था। 1950 में विश्व के 80 शहर मिलियन सिटी की श्रेणी में आ गए थे और सन 2005 में इनकी संख्या बढ़कर 437 हो गई थी। सन 2016 में देखें तो 512 शहर जो है वो मिलियन सिटी में आ गए हैं और 2030 तक इनकी संख्या 662 होने की संभावना होती है। मिलियन सिटी उसे कहते हैं जहाँ की कम से कम 1 मिलियन निवासी होते हैं और 1 मिलियन निवासी होने वाले एरिया को मिलियन सिटी की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ पर हमने इमेज में टोक्यो शहर लिया है और ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये है स्काई ट्री। ठीक है, स्काई ट्री जो है वो 2010 में विश्व की सबसे लंबी, सबसे बड़ी इमारत का इसको दर्जा दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा जनरल नॉलेज भी बढ़ जाएगा हमारा कि जो इमेज में है ये विश्व की सबसे लंबी इमारत है जो कि टोक्यो जापान में स्थित है। चलिए अब हमारा अगला पॉइंट है विश्व नगरी। विश्व नगरी शब्द यूनानी भाषा के मेगालोपोलिस से बना है जिसका अर्थ होता है विशाल नगर। इसका प्रयोग सबसे पहले सन 1957 में जीन गोटमैन ने किया था। यह बड़ा महानगर प्रदेश है जिसमें सन्नगरों का समूह होता है, यानी कि बहुत सारे सन्नगर इसमें जुड़े हुए होते हैं और ये बहुत सारे नगरों का समूह होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तर में बोस्टन से दक्षिण में वॉशिंगटन डीसी तक इस तरह के नगरीय भूदृश्य दिखाई देते हैं और ये है संयुक्त राज्य अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी का सिटी म्यूजियम का हमने यहाँ पर इमेज लिया है। चलिए अब हमारा अगला पॉइंट है मेगा सिटी का वितरण। मेगा सिटी शब्दावली उन नगरों के लिए प्रयुक्त की जाती है जिनकी जनसंख्या मुख्य नगर व उपनगरों को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक होती है। ठीक है, सबसे पहले सन 1950 में न्यूयॉर्क को मेगा सिटी का श्रेय प्राप्त हुआ था।
जब इसकी जनसंख्या 1,25,00,000 थी। वर्तमान में 31 मेगा सिटीज़ हैं। और ये इमेज की सहायता से भी आप समझ सकते हैं कि ये न्यूयॉर्क की हमने इमेज ली है और ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का यहाँ पर हमें स्टैच्यू दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसी में से मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में भेजना कि भारत में भी एक स्टैच्यू है, उसका नाम बताइए। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याएं लिखिए। विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहली है नगरीय बस्तियों की समस्या, दूसरा है आर्थिक समस्याएं, तीसरा है सामाजिक व सांस्कृतिक समस्याएं, चौथा है पर्यावरण संबंधी समस्याएं। चलिए, तो पहला पॉइंट हम देखेंगे, नगरीय बस्तियों की समस्या। रोजगार के अवसर में नागरिक सुविधा के लिए गांव से शहरों की ओर आते हैं, परंतु विकासशील देशों में अधिकतर शहर जो है वो अनियोजित बसे हुए होते हैं। जैसे ये मुख्य शहर है और यहाँ पर बाहर से लोग आकर छोटी छोटी झुग्गियाँ बनाकर अपने घर बना लेते हैं, जो कि अनियोजित तरीके से बसते चले जाते हैं। यहाँ पर अत्यंत भीड़ भाड़ होती जाती है तथा आधुनिक शहरों में आवासों की कमी हो जाती है। अब जो कि ये जो है वो नियोजित तरीके से इतना क्षेत्र नहीं बसा हुआ है, तो यहाँ पर गंदी बस्तियाँ, पानी बहने की भी समुचित व्यवस्था नहीं होती है, जिससे कि और भी ज़्यादा गंदी बस्तियाँ फैलती चली जाती हैं। भारत में अधिकांश मिलियन सिटी में 25% निवासी अवैध बस्तियों में रह रहे हैं। कितने? 25% जो लोग हैं वो अवैध बस्तियों में रह रहे हैं। एशिया के पैसिफिक देशों में, है ना, एशिया के पैसिफिक जो कंट्रीज़ हैं वहाँ 60% ऐसी बस्तियाँ हैं जो अनधिकृत रूप से बसी हुई हैं। चलिए, अब हम आगे देखेंगे आर्थिक समस्याएं। विश्व के विकासशील देशों में ग्रामीण व छोटी नगरीय क्षेत्रों में रोजगार की कमी के कारण जनसंख्या शहरों की तरफ बढ़ती जा रही है। बहुत सारी जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ बढ़ती जा रही है। अब जो ये जनसंख्या शहरों की तरफ आती है, ये किसी भी कार्य में पूरी तरह से कुशल नहीं होते हैं, तो शहरी क्षेत्रों में इस तरह के अर्धकुशल श्रमों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। जबकि इन क्षेत्रों में पहले से भी नगरीय जनसंख्या थी, वो ऑलरेडी है ही, और ये दूसरे लोग भी आकर बस रहे हैं, जिससे नगरों में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। अब है सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्याएं। विकासशील देशों में शहर विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों से ग्रस्त हैं। पर्याप्त वित्तीय समस्याओं के कारण लोग अपनी आधारभूत पूर्ति नहीं कर पाते हैं और इसके लिए चोरी, डकैती, कई तरह के क्राइम शहरों में बढ़ने लगते हैं। सभी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी गरीब नगरवासियों की पहुंच तक नहीं है। कोई भी स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं वो भी इन झुग्गी झोंपड़ियों के लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। साथ में ही शिक्षा की कमी के कारण भी यहाँ पर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। शिक्षा की कमी रहेगी, लोगों को अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए जब रोजगार की कमी होगी तो वह कई तरह के अपराध की तरफ बढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष जनसंख्या का शहरों की तरफ पलायन होने के कारण लिंगानुपात भी असंतुलित हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से पुरुष जनसंख्या जो है वो शहरों की तरफ बढ़ रही है, जिससे कि स्त्रियों की संख्या गांव में अधिक हो जाती है और पुरुषों की संख्या शहर में अधिक हो जाती है, जिससे कि लिंगानुपात भी असंतुलित होता चला जा रहा है। अब है पर्यावरण संबंधी समस्याएं। विकासशील देशों में रहने वाली नगरीय जनसंख्या जल एवं सभी प्रकार के व्यर्थ पदार्थों का निस्तारण करती है। जैसे कि ये शहर है और यहाँ पर ये झुग्गी झोपड़ियाँ बस गई हैं। अब इनके रहने की, नालियों की ठीक से व्यवस्था नहीं रहती है, तो जो पानी है वो कहीं पर भी फैलता चला जाता है, जिससे कि गंदगी होती है और कई तरह के मच्छर पनपते हैं और कई तरह की बीमारियां उससे फैलती हैं। घरेलू और औद्योगिक उपयोग के जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना कठिन है। घरेलू औद्योगिक कार्यों के लिए ईंधन के व्यापक उपयोग के कारण वायु प्रदूषण भी बढ़ता चला जा रहा है। चलिए, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ शहर क्या है? इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, टिप्पणी में भी आ सकता है और हो सकता है कि एक स्वस्थ शहर की विशेषताएं लिखिए, इस तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हम आंसर देखते हैं। एक स्वस्थ शहर
में स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण होना चाहिए। तथा दूसरा पॉइंट होगा कि सभी निवासियों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए। सभी निवासियों की आधारभूत आवश्यकताओं से तात्पर्य है कि उनकी भोजन संबंधी आवश्यकताएं पूरी होना चाहिए व उनकी रहन सहन संबंधी आवश्यकताएं पूरी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि स्थानीय सरकार में समुदाय की भागीदारी भी होना चाहिए। और चौथा पॉइंट है कि सभी के लिए आसानी से उपलब्ध होने वाली स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी होना चाहिए, जैसे कि वहाँ पर हॉस्पिटल होना चाहिए और कभी आवश्यकता पड़ जाए तो किसी बड़े शहर में जाने के लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था होना चाहिए। साथ में हॉस्पिटल में पर्याप्त बेड्स वगैरह भी होना चाहिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।